Hello and good morning to everyone. My name is Alok Sharma, an IT alumnus, and you are watching 5 classes. Let's hit the concepts. तो बच्चों, कल की क्लास में हमने इंक्लाइन प्लेन पे फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था. अगर कोई ब्लॉक रखा हो तो इंक्लाइन प्लेन पे फ्रिक्शन कैसा होगा, तो काफी कुछ पढ़ा था. आज भी उसी क्लास को कंटिन्यू करने जा रहे हैं. उस पर भी और भी कुछ सवाल हैं, अच्छे सवाल हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे. अच्छा एक कॉन्सेप्ट है जिसे डिस्कस करेंगे. अच्छा, और उसके अलावा फिर से अगेन जो कुछ एचसीवी की कुछ प्रॉब्लम्स फिर से और आगे लेंगे. ठीक है, चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं. ठीक है, अच्छा हाँ, तो क्या था ये, एक तुम्हें छोटा सा सवाल देता हूं, जस्ट ऐसे ही पूछ रहा हूं, तुम बताना. अच्छा, ये एक ब्लॉक इस तरीके से रखा हुआ है विद अ मास m थीटा एंगल पे. ये कब मूव करता है? पहली कंडीशन, व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन tan इनवर्स म्यू, है ना? यही होता है ना, थीटा इज ग्रेटर देन tan इनवर्स म्यू. जैसे ही होगा ये बॉडी मूव करने लगेगी. अच्छा, फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा जब ये मूव कर रहा होगा? तो अगर नहीं भी मूव कर रहा है तब भी फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा? अपवर्ड डायरेक्शन होगा ना. फ्रिक्शन का डायरेक्शन तो म्यू अपवर्ड होगा. फ्रिक्शन को मैक्सिमम अलाउएबल फ्रिक्शन इज म्यू एन, है ना, अगर सरफेस का कोएफिशिएंट म्यू है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट. अच्छा, ये सब बातें समझ में आती है ना. अगर ये, क्योंकि ये नीचे की ओर टेंड करना चाह रहा है, दिस बॉडी वांट्स टू मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन along the plane, and that is why friction will come in the opposite direction along the plane, right? सरफेस की टेंजेंट होता है. फाइन, ये बात समझ में आ रही. अच्छा, अगर मैं कहूं अब इसी में ऐसे कुछ ले लिया है, इसी में कह दिया कि एक एक्सटर्नल फोर्स हम ऊपर की ओर लगा रहे हैं. क्या कर रहे हैं? एक्सटर्नल फोर्स हम ऊपर की ओर लगा रहे हैं. मास m की बॉडी है. अब कहता है कि व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ f. क्या बोल रहा है? व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ f. क्या कह रहा है? व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ f फॉर विच दिस बॉडी विल नॉट मूव. ठीक है, चलो. अच्छा, मेरे को ये बताना है इस डायरेक्शन पे फोर्स क्या है? mg sin थीटा है, करेक्ट. अगर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, इस डायरेक्शन पे फोर्स कितना है? mg cos थीटा है. फाइन, ये इधर पे हो गया, नॉर्मल हो गया. अच्छा, और फ्रिक्शन किधर लगेगा? अच्छा, मिनिमम फोर्स हमें पता करना है कि इसको हम रोक लें, मतलब कि इस डायरेक्शन में मोशन हो या इस डायरेक्शन में मोशन हो, दोनों किसी भी डायरेक्शन में मोशन हो, मिनिमम वैल्यू फॉर विच दिस ब्लॉक विल नॉट मूव. ऐसी अगर कंडीशन है तो बताओ, कुछ सोच सकते हो? थोड़ा सा ट्राई करो कि क्या हो सकता है. अच्छा, हमें पता है कि इस फोर्स को इनिशियली अगर कोई फोर्स नहीं होता बाहर, तो कौन सा फोर्स रोक रहा होता? ये वाला ना, फ्रिक्शन वाला फोर्स रोक रहा होता, रोकने की कोशिश करता. अब मान लिया ऐसा कंडीशन है कि mg sin थीटा मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन दैट इज म्यू n से ज्यादा है. अगर mg sin थीटा मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन से ज्यादा है, क्या है? mg sin थीटा मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन से ज्यादा है, तो ये बॉडी नीचे की ओर जाना चाहिए. उसके अलावा तो नीचे की ओर नहीं जाना चाहिए. हमें ये निकालना है कि ये फोर्स की मिनिमम वैल्यू क्या हो कि ये बॉडी मूव ना करे. तो पहली बात, मूव करने के लिए तो देखो, mg sin थीटा की वजह से ये नीचे जाना चाहती है, f की वजह से ये ऊपर जाना चाहती है. लेकिन फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, दैट डिपेंड्स ऑन दोनों के मैग्नीट्यूड पे. अगर f ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? ये ऊपर की ओर मूव करना चाहेगा और फ्रिक्शन नीचे की ओर लगेगा. अगर f कम है mg sin थीटा से, तब क्या होगा? ये नीचे की ओर मूव करना चाहेगा और फ्रिक्शन ऊपर की ओर लगेगा. दो कंडीशन बनते हैं बेटा. क्या बनते हैं? दो कंडीशन बनते हैं. चलो, तुम्हें एक कंडीशन ये वाला दिखा दिया. इसमें हमने क्या सोचा है कि बॉडी mg sin थीटा फोर्स से अधिक है, एक्सटर्नल फोर्स f से mg sin थीटा अधिक है, इसलिए ये नीचे की ओर मूव करना चाह रहा है और फ्रिक्शन ऊपर की ओर लग रहा है. ये एक कंडीशन हमने सोची है. अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? ये थीटा, ये क्या हो गया? मास m, ये हो गया mg cos थीटा, ये हो गया. अगेन ये कौन सा फोर्स होगा? mg sin थीटा. और ये एक्सटर्नल फोर्स f है. और हाँ, अब देखो, इस वाले केस में हमने अज्यूम किया है कि f इज लेस देन mg sin थीटा.
ठीक है, एफ इज लेस देन एम जी साइन थीटा। इस केस में हमने अज्यूम किया एफ इज ग्रेटर देन एम जी साइन थीटा। अगर एफ इज ग्रेटर देन एम जी साइन थीटा, इसी प्लेन के बारे में सोचो ना तुम, अगर एफ ग्रेटर है एम जी साइन थीटा से, तो एफ तो भाई से नेट फोर्स तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ऊपर की ओर, मतलब कि बॉडी ऊपर की ओर जाना चाहेगी। अगर बॉडी ऊपर की ओर जाना चाह रही है तो मुझे बताओ फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगना चाहिए? फ्रिक्शन तो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा ना, तब फ्रिक्शन विल बी इक्वल्स टू म्यू इनटू एन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये दो बातें किसे समझ में आ रही है? तो यही मुझे बताना था कि फ्रिक्शन इंक्लाइन प्लेन पे हमेशा ऊपर की ओर नहीं लगता है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर ऊपर की ओर अगर हम बॉडी को मूव कराने लायक फोर्स दे दें तो ये फ्रिक्शन नीचे की ओर लगने लगेगा, ठीक है। तो एक बार फ्रिक्शन, ये वाला पहला कंडीशन में फ्रिक्शन जो है कि इस बॉडी को नीचे जाने से रोक रहा है, और इस कंडीशन में फ्रिक्शन इस बॉडी को ऊपर जाने से रोक रहा है। देखो भैया फ्रिक्शन क्या है? दो लोग दूर ना हो पाए, बस क्या है, दो कॉन्टेक्ट पॉइंट्स जो हैं, दो कॉन्टेक्ट पॉइंट्स जो हैं, ये और ये वाला, ये पॉइंट दूर ना हो पाए। अब चाहे वो ऐसे दूर हो चाहे वो ऐसे दूर हो, दोनों में ही फ्रिक्शन को परेशानी होती है। फ्रिक्शन तो चाहता है कि ये दोनों प्रेमी एक साथ रहे, ये दोनों पॉइंट्स एक साथ रहे। यही है फ्रिक्शन की चाल। फ्रिक्शन की चाल क्या है? अलगाव ना हो, बस यही है फ्रिक्शन की चाल। तो अगर ये नीचे की ओर जाना चाहेगा तो फ्रिक्शन इसे ऊपर की ओर बनाए रखने की कोशिश करेगा। अगर ये बॉडी ऊपर की ओर जाना चाहेगी, यहाँ पे फोर्स ज्यादा है ना, ऊपर की ओर जाना चाहेगी तो फ्रिक्शन नीचे की ओर जाना चाहेगा। ये दो कंडीशन समझ में आते हैं। अब हमें पता करना है कि व्हाट विल बी द मिनिमम एक्सटर्नल फोर्स फॉर दिस बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो मुझे बताओ, यहां से देखो कैसे लिखोगे तुम इक्वेशन, यहां से कैसे लिखोगे? F विल बी इक्वल्स टू, सॉरी एक्सीलरेशन तो है नहीं, F प्लस फ्रिक्शनल फोर्स दैट विल बी इक्वल्स टू mg साइन थीटा। मतलब कि यहां से फ्रिक्शनल फोर्स एक्सटर्नल क्या आ गया? mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स विल बी mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स। यहां पे मुझे बताओ क्या होगा? यहां पे मुझे बताओ क्या होगा? देखो F ऊपर की फोर्स बराबर नीचे की फोर्स, दैट विल बी इक्वल्स टू mg साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन फोर्स। समझ में आती है बात? अच्छा, अब ये फ्रिक्शन फोर्स जो है स्टैटिक कंडीशन में ये तो वेरी कर सकता है ना, वेरी कर सकता है, नहीं कर सकता है? अरे भाई स्टैटिक कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स तो वेरी कर सकता है ना, है कि नहीं? हमें पता है वेरी कर सकता है। स्टैटिक कंडीशन में क्या होता है? इस तरीके से वेरी करता है, मैक्सिमम तक जाता है, फिर उसके बाद क्या हो जाता है? ऐसे काइनेटिक हो तो काइनेटिक होगा, लेकिन स्टैटिक कंडीशन में तो ये वेरी कर सकता है ना, है कि नहीं? देखो ऐसा कंडीशन भी हो सकता है कि एक्सटर्नल फोर्स और mg sin थीटा इक्वल हो जाए, तब तो फ्रिक्शन भी नहीं आएगा। आती बात समझ? अच्छा, इन दोनों कंडीशन में बस मुझे बताओ कि कौन से केस में तुम्हें लग रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स मिनिमम होगा? क्या फ्रिक्शन को ऐड करने पे मिनिमम होगा या फ्रिक्शन को सब्सट्रैक्ट करने में मिनिमम होगा? इस कंडीशन में मिनिमम होगा ना, तो ये F मिनिमम का केस हो गया। और अगर मैं जैसे ही मिनिमम की बात करूंगा ना, ये स्टैटिक फ्रिक्शन एकदम लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। लिमिटिंग मतलब क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। अरे लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। फाइन। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं कहूँ, ये तो मैक्सिमम वाली बात हो गई ना, एफ मैक्स की अगर मैं बात करूं, मैक्सिमम फोर्स की बॉडी मूव ही ना करे, उसके लिए क्या हो जाएगा? ये हो गया mg साइन थीटा प्लस लिमिटिंग फ्रिक्शन। समझ में आती बात? समझ में आती बात? समझ में आ रही बात? में आ रही है? बहुत ही बढ़िया है ये कॉन्सेप्ट, अगर तुम्हें समझ में आया तो बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। देखो एक केस में हम क्या कह रहे हैं कि बॉडी नीचे की ओर मूव करना चाह रही है, तो फोर्स पक्का mg sin थीटा से कम है, तब फोर्स, ये फ्रिक्शनल फोर्स किसे मदद करेगा? एक्सटर्नल फोर्स की मदद करेगा। यहाँ पे देखो फ्रिक्शन यार बहुत ही अच्छा है, ये मतलब गरीबों का मसीहा है। देखो यहाँ पे mg sin थीटा ज्यादा हुआ, स्मॉल f छोटा हुआ, तो ये छोटे वाले की मदद करने लगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? mg sin थीटा छोटा हो गया तो ये छोटे वाले की मदद करने लगा। गरीबों की मदद करता है फ्रिक्शन, यहाँ पे समझ में आ रही है बात? देख लो, गरीबों की मदद करेगा फ्रिक्शन, ठीक है। तो फ्रिक्शन अपवर्ड भी लग सकता है, डाउनवर्ड भी लग सकता है। अब हमने देखा कि एक्सटर्नल फोर्स mg sin थीटा माइनस ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है, और mg sin थीटा प्लस ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। इसके बीच में क्या हो सकता है? FL 0 भी हो सकता है, FL की कम वाली वैल्यूज भी हो सकती है। अच्छा, लिमिटिंग फ्रिक्शन FL की वैल्यू क्या होगी? FL की लिमिटिंग फ्रिक्शन वाली वैल्यू क्या होगी? देखो mg cos थीटा, दैट मींस न्यू इनटू नॉर्मल mg cos थीटा।
ये इसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू है, चाहे यहाँ रख लो यहाँ रख लो, दोनों में यही फॉर्मूला आएगा, ठीक है। मतलब mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। अब अगर कोई कहता है कि व्हाट विल बी द रेंज ऑफ फोर्स, क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द रेंज ऑफ फोर्स, मतलब मिनिमम से मैक्सिमम कितना फोर्स को हम वेरी कर सकते हैं, कहां से कहां तक वेरी करेंगे कि ये ब्लॉक रेस्ट पे बना रहेगा। अब भैया इस कंडीशन पे भी रेस्ट पे बना हुआ है, इस कंडीशन पे भी रेस्ट पे बना हुआ है, ये मिनिमम वैल्यू है जहां तक रेस्ट पे बना हुआ है, ये मैक्सिमम वैल्यू है जहां तक रेस्ट पे बना हुआ है। तो अगर फोर्स का मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट पूछा जाए तो देखो ये बड़ा होना चाहिए, किससे किससे बड़ा होना चाहिए, बड़ा या बराबर होना चाहिए किससे। अब देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। समझ में आती है बात। ये मैंने क्या लिख दिया, ये वाला केस f मिनिमम, और ये कहां तक जा सकता है, कहां तक जा सकता है, अगर बोलेगा तो f मैक्सिमम तक जा सकता है, दैट इज mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। समझ में आती है बात, समझ में आती है बात। ये जो है कि इंपॉर्टेंट है, जो इस इतने देर की पढ़ाई से जो हमें मिला है ना, वो ये है, वो क्या है, ये है। आप इसे लिख लो, क्या लिखोगे तुम, हेडिंग क्या डालोगे इस पे हेडिंग तुम्हें ये डालना है कि द रेंज ऑफ फोर्स, रेंज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ बॉडी और अ मास ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन इन इक्विलिब्रियम। क्या लिखा तुमने, द रेंज ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ मास ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन इन इक्विलिब्रियम। समझ में आती है बात। और उसका रेंज क्या है, mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा से mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। समझ में आ गई बात। चलो इसको फटाफट उतारो और हम लोग क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल लेके इसको फटाफट समझते हैं। चलो सामने सवाल दिख रहा है, देखो एक इंक्लाइन प्लेन है, थीटा तुम उससे ले लेना, थीटा ले लेना उसका 37 डिग्रीज ले लो, थीटा क्या ले लो, 37 डिग्रीज ले लो, 37 डिग्रीज ले लो थीटा को। और तुम्हें बताना है कि व्हाट विल बी द रेंज ऑफ फोर्स, अगर म्यू की वैल्यू इतनी है, 5 kg मास इस स्लैंट पे रखा हुआ है, तो व्हाट विल बी द रेंज ऑफ फोर्स फॉर विच दिस ब्लॉक विल बी इन इक्विलिब्रियम, यही बताना है हमें। तो चलो ट्राई करो एक बार, फॉर्मूला तुम्हारे पास है, बस फटाफट निकाल लो। चलो इसमें क्या करते हैं ना, अब हम लोग सबसे पहले देखो ये mg की वजह से फोर्स क्या आएगा, इस तरीके का, और इस तरीके का जो फोर्स आ रहा है m, और g को 10 ले लो यार, क्लास में हमेशा 10 ले लो, कोई टेंशन नहीं। ये क्या हो गया, ये 50 हो गया, तो इस डायरेक्शन पे फोर्स कितना होगा और इस डायरेक्शन पे फोर्स कितना होगा, ये बता दो इसमें, बताओ। ये हो गया 37 डिग्रीज, 37 कॉस कंपोनेंट 40 हो जाएगा, क्या कर दिया सर आपने, साइन कंपोनेंट 30 हो जाएगा। कैसे हो गया, सॉरी देखो कैसे हो गया, ये 50 है, 50 कॉस ऑफ 37 होगा ना, कॉस ऑफ 37 क्या होता है, 4/5 होता है, दैट मीन्स 50 इंटू 4/5 दैट विल बी 40। समझ में आया। वैसे ही 50 का साइन 37 कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 50 इंटू 3/5 दैट इज इक्वल्स टू 30। तो 50 न्यूटन, 40 न्यूटन, 30 न्यूटन। फाइन, ये 30 न्यूटन है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, सॉरी ये एक्सटर्नल फोर्स है। अब फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो, कैसे निकालोगे, फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो, देखो मिनिमम एफ के लिए फ्रिक्शन फोर्स तो इस डायरेक्शन में ही आना चाहिए। समझ में आ रही बात, मिनिमम के लिए फ्रिक्शनल फोर्स एफ इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ एन, ये इस डायरेक्शन में आएगा, करेक्ट। तो मैं देखो एफ मिनिमम निकालना है ना, एफ मिनिमम के लिए इक्वेशन क्या बन जाता है, दिस विल बी इक्वल्स टू mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, ये होता था ना फॉर्मूला मिनिमम का। तो अरे ये तुम्हें फॉर्मूला ना भी याद हो ना, तो तुम क्या कर लेना, इस डायरेक्शन का फोर्स लिख लो 30 माइनस, अब ये वाला फोर्स कैसे निकालोगे, म्यू इज इक्वल्स टू 0.02 है, मल्टीप्लाइड विद mg cos थीटा क्या था, 40 था, तो ये हो गया 40। कर लो भाई, 30 माइनस बताओ 8, दैट विल बी इक्वल्स टू 30 minus 8 is 22 Newton. So the minimum force that is required to maintain this body in equilibrium is 22 Newton. Fine. Maximum force की बात करो, F max. F max के लिए क्या हो जाएगा, अब ये वाला फोर्स नहीं लगेगा, अब ये फोर्स किस डायरेक्शन में आ जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा, इस वाले डायरेक्शन में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, है कि नहीं। तो जैसे ये इस डायरेक्शन में आ गया, तब हम क्या लिखेंगे,
mg sin theta, Fmax will be equal to mg sin theta plus frictional force is mu mg cos theta। समझ में आती है ये बात? अब हमने तो फोर्स पहले ही निकाल रखा है यार, अब फिर से वैल्यू पुट करने की कोई बात बनती है क्या? नीचे के डायरेक्शन पे तो 30 फोर्स हमें पता ही है, प्लस क्या हो गया, ये वाली वैल्यू कितनी आ रही थी, देखो ये 8, तो ये 8 हो गया, दैट मींस दिस विल बी इक्वल टू 38 न्यूटन। तो रेंज ऑफ फोर्स पूछा है तो बता दो भाई, रेंज ऑफ फोर्स क्या हो गया, 22 से लेके 38 तक, 22 से लेके 38 तक। समझ में आ रही बात? वेरी इजी ना? चलो बच्चों, सवाल दिख रहा है बोर्ड पे, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, 30 डिग्री के इंक्लिनेशन पे एक ब्लॉक रखा हुआ है 1 kg का, ठीक है, और हमें निकालना है कि वेदर दिस ब्लॉक विल बी मूविंग और नॉट। अगर मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स क्या लग रहे होंगे, ये सारी बातें हमें पता करनी है। अच्छा, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट वहां पे मान लो 0.5 का, क्या मान लोगे, फ्रिक्शन कोफिशिएंट मान लो 0.5, ठीक है। और जरा ट्राई करो क्या ये सवाल बन रहा है नहीं बन रहा अपने से? एक्सीलरेशन निकालना है, फ्रिक्शन निकालना है, ठीक है। चलो ये यहाँ पे म्यू की वैल्यू अपन ने ले ली है 0.5, ठीक है। चलो बनाओ। देखो सबसे पहले तो तुम्हें फोर्स रिजॉल्व करना आना चाहिए। यहाँ पे देखो ये फोर्स जो है, एक्सटर्नल फोर्स है, ये 37 डिग्री टू द प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन, उससे 37 बना रहा है ना, हॉरिजॉन्टली यहाँ से बना रहा है। तो अब इसको अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको अपने को तोड़ना पड़ेगा किस किस कंपोनेंट में, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कहने का मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर एंड पैरेलल। अच्छा ये 37 डिग्री है तो ये कॉस कंपोनेंट 5 cos 37, cos 37 क्या होता था 4/5, 5 गॉट कैंसिल, 4 न्यूटन। समझ में आती है बात? ये हो गया 4 न्यूटन। फिर से तुम वो कॉस कंपोनेंट वाला 5 cos 37 करो तो कितना आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ गया इस ओर आ जाएगा 3 न्यूटन आ जाएगा, फाइन। अच्छा 1 kg है तो इसका मास कितना आ रहा होगा इधर की ओर, 1 है तो 1 × g दैट इज 10 न्यूटन हो गया, फाइन। अच्छा इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना होगा, ये तो थीटा होता है, ये बेस कंपोनेंट है, बेस कंपोनेंट मींस अगेन cos 30 हो गया ना, है कि नहीं? अच्छा इसे 30 ले लिया है क्या हमने, इसे भी 37 कर लो, क्या कर लो 37 कर लो, फालतू की डिफिकल्टी क्यों बढ़ानी है, इसे 37 कर लो, 37 कर लो। तो 37 करते ही तुम्हें समझ में आएगा कि इस डायरेक्शन पे फोर्स कितना आ गया, 37 तो यहाँ पे आ गया 8 न्यूटन, और इस डायरेक्शन पे फोर्स कितना आ गया 6 न्यूटन। समझ में आ रही बात है ना? अरे तुम्हें वही करना है, फिर से तुम 10 cos इतना हो गया तो कितना आएगा, 10 sin हो गया तो कितना आएगा, वो तुम करते हो, करो और सीखो, वो बहुत जरूरी है। फोर्स को तोड़ना अगर नहीं सीख पाओगे एक भी सवाल नहीं बनेगा, मैं कह रहा हूँ मैं तुमसे। तो फोर्स को तोड़ना सीख जाओ बिल्कुल अच्छी तरीके से। अच्छा अब इस ब्लॉक पे देखो तुम अच्छे से, तो इस ब्लॉक को मैं देखो अभी हॉरिजॉन्टल बना रहा हूँ, ठीक है। ये है वर्टिकल, ये इंक्लाइन प्लेन पे ही है, मैंने ऐसे बनाया ताकि हम फोर्स को देख सकें अभी अच्छे से। तो देखो ये क्या हो गया, ऊपर की ओर 3 न्यूटन आ गया, नीचे की ओर 8 न्यूटन आ गया, आगे की ओर 4 न्यूटन आ गया, इस ओर 6 न्यूटन आ गया। अच्छा भाई ये 8 न्यूटन है, ये 3 न्यूटन है, तो नेट फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी, अच्छा एक तो नॉर्मल फोर्स आएगा ना ऊपर की ओर, एक तो नॉर्मल फोर्स आएगा। अच्छा ये फोर्स ज्यादा है, ये कम है, तो फ्रिक्शन किसे हेल्प करेगा, वेरी की मदद करता है फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में आ जाएगा। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? ठीक है। अब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, उसे कैसे निकालेंगे? फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तो हो सकती है म्यू एन के बराबर, लेकिन सबसे पहले एन निकाल लेते। देखो वाई डायरेक्शन में जब फोर्सेस लिखोगे, वाई डायरेक्शन में जब फोर्सेस लिखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि नॉर्मल फोर्स प्लस 3 न्यूटन इज इक्वल्स टू 8 न्यूटन, सॉरी 8 न्यूटन दैट इज इक्वल्स टू नॉर्मल फोर्स बिकम्स इक्वल्स टू 5 न्यूटन। ये एन काट मत लेना, ये नॉर्मल फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। 5 न्यूटन, नॉर्मल फोर्स 5 न्यूटन आ गया, तो मैं मैक्सिमम फ्रिक्शन अगर निकालना चाहूँ तो वो क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स क्या हो सकता है, म्यू इंटू एन हो सकता है ना, और म्यू की वैल्यू दी है 0.5, दैट इज एन वैल्यू कितनी है 5 मल्टीप्लाइड विद 5, दैट विल बी इक्वल्स टू 2.5 न्यूटन। मैक्सिमम 2.5 न्यूटन का फ्रिक्शन लग सकता है, लेकिन यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कितना आ जाएगा, मैक्सिमम 2.5 लग सकता है
मैक्सिमम 2.5 लग सकता है। यहाँ पे कितने की जरूरत है इसे बैलेंस करने के लिए? देखो ये 6 न्यूटन है, ये 4 न्यूटन है, 2 की ही तो जरूरत है भैया। क्या 2 फ्रिक्शन फोर्स 2 न्यूटन का फोर्स दे सकता है कि नहीं? फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम 2.5 दे सकता है, तो ऑब्वियसली यार 2 न्यूटन तो दे ही सकता है। तो 2 न्यूटन इसने दे दिया, तो फिर ये तो बॉडी यार इक्विलिब्रियम में रह जाएगी, एक्सीलरेट तो होगा ही नहीं। समझ में आती है बात? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ने मदद कर दिया 4 न्यूटन का कि वो 6 न्यूटन बराबर हो गया, और एक्सीलरेशन क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन कह लो या फिर अलोंग द प्लेन कह लो, वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और फ्रिक्शन फोर्स का 2 न्यूटन। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ठीक है ना? देखो कॉन्सेप्ट अपना क्लियर होना चाहिए। अपने को पता है मैक्सिमम फोर्स ऊपर निकाल लेते हैं, मैक्सिमम फोर्स निकाल लेते हैं, मैक्सिमम तक लग सकता है, तो उससे कम भी तो लग सकता है, मैक्सिमम से कम भी तो लग सकता है। अब यहाँ पे देखो ये 6 न्यूटन सीधे खींचा और गरीब बेचारा 4 न्यूटन का है, तो इसे कितने की जरूरत है? 2 की जरूरत है, 2 दिया काम खत्म, एक्सीलरेट थोड़ी। अब भाई फ्रिक्शन ऐसा नहीं है कि वो 2.5 लग जाएगा और बॉडी को इधर की ओर एक्सीलरेट करा देगा, ऐसे नहीं होता है भैया। ये सिर्फ क्या चाहता है कि दो बॉडी एक दूसरे से चिपकी रहे, बस इतनी सी रिक्वायरमेंट है। ये मास इस स्लैंट पे बना रहे, इधर उधर मूव ना करे, ना ऊपर जाए ना ही नीचे जाए। फ्रिक्शन तो चाहता है कि दोनों बिंदु एक दूसरे के पास पास बने रहे, कांटेक्ट पॉइंट डिस्टर्ब ना हो, रिलेटिव मोशन ऑफ कांटेक्ट पॉइंट ना आए, बस यही रिक्वायरमेंट है किसकी? फ्रिक्शन की। यही एकमात्र चाहत है। ठीक है, चलो बन गया ये सवाल, बना नहीं बना? बढ़िया सवाल है ना? चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब एचसीवी के प्रॉब्लम्स लेते हैं। चलो बच्चों सामने सवाल दिख रहा है, ये एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉल्व्ड एग्जांपल का, फ्रिक्शन चैप्टर से। ठीक है, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं यार? फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं, तो फ्रिक्शन चैप्टर का ही एग्जांपल नंबर 8 है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 मैंने होमवर्क पे दिया था। अच्छा मुझे याद आया, मैंने क्या दिया था? क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क पे दिया था। किया है ना सब लोगों ने? मुझे नहीं लगता किसी ने किया है। अच्छा ऐसे क्लास में होता था ना कि टीचर भूल जाया करते थे कि हमने होमवर्क दिया, लेकिन उनमें क्लास में से ही एक बच्चा होता था वो बदमाश वाला, जो मतलब मैंने काम करके आना है, मतलब सही किया हो गलत किया हो उससे फर्क नहीं पड़ता, उसे क्या है मैंने काम किया और मैं तो दिखा के रहूंगा सर को। तो ऐसे बच्चे से सब लोग खुन्नस खाते थे ना कि साला खुद तो कर लिया इसने सवाल और हमें क्या है क्या फंसा रहा है। तो वो तो मतलब उचक के बताते थे, सर आपने एक सवाल दिया था, होमवर्क दिया था, सर का मन नहीं है पूछने का, तब भी बच्चे की वजह से क्या होता है पूछना पड़ जाता है कई बार। तो वही हो रहा है। अभी बताओ किसने किसने क्वेश्चन नंबर 6 किया है, नहीं किया है? क्या कर लिया करो और कमेंट में किया करो, है ना? कमेंट में दिया करो, अगर पढ़ रहे हो तो बताओ। देखो खैर ठीक है, इसमें तो समझ में आ रही है बात की कुछ लोग आज देखेंगे, कुछ कल देखेंगे, कुछ नहीं देखेंगे, है ना? तो हमारे तो स्टूडेंट फिक्स है नहीं, क्लास वाली बात तो है नहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जब भी देखो यार करो, क्वेश्चन करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 करो, ट्राई करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वो। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7 मैंने नहीं लिया, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर 7 क्यों नहीं ले लिया? अच्छा 7 में क्या है ना, वो पुश का नॉर्मल पुश का प्रॉब्लम है यार, वो हमने उससे अच्छे से प्रॉब्लम कर रखे हैं, तो छोड़ो है ना। अब ये अच्छा प्रॉब्लम था। देखो इसमें कह रहा है कि इस तरीके से कोई सा कॉन्फ़िगरेशन दे दिया उन्होंने, सिस्टम इस तरीके का अपना जमा हुआ है, और कह रहा है कि कैपिटल एम और स्मॉल एम की रेशियो का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे बना रहे। और फ्रिक्शन तो वही दे दिया होगा यार, न्यू, और क्या न्यू ले लो, और क्या फ्रिक्शन न्यू है। ठीक है, अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्यों पूछ रहा है? मतलब कि ऑब्वियसली जैसे हम लोग अभी तक सोच रहे थे ना इंक्लाइन प्लेन पे मिनिमम फ्रिक्शन से मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्सेस का रेंज क्या होगा कि बॉडी इक्विलिब्रियम में बना रहे, वैसे ही ना यार मास का भी तो रेंज यहाँ, ये एक्चुअली मास क्या करने वाला है, एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रोवाइड करने वाला है। तो क्या होगा, एक मिनिमम फोर्स होगा जो कि बॉडी को इक्विलिब्रियम में बना के रखे रहे, और एक मैक्सिमम फोर्स होगा जो बॉडी को इक्विलिब्रियम में बना हुआ रखे, है ना? एक रेंज ऑफ फोर्स होगा ना, और वो रेंज ऑफ फोर्स डिसाइड करेगा कौन? मास का रेंज। तो मास की एक मिनिमम वैल्यू हो सकती है और मास की एक मैक्सिमम वैल्यू भी हो सकती है। फाइन है कि समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है कि मास की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम पे बनी रहे। समझ में आ रहा है? ट्राई करो जरा। अच्छा बना क्या, किसी से बना क्या? मिनिमम मैक्सिमम कुछ बना कि नहीं बना? अच्छा चलो आप देखो, करना कुछ नहीं, फिर वही एफबीडी, फिर वही चीज, सेम वही चीजें करनी है और कुछ नहीं है नया। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन पे फोर्स क्या होगा, जल्दी बता दो यार। अब तो सोचने की बात ही नहीं होनी चाहिए, इतनी बार हमने बना लिया कि अब तो ये जहन में बस जाना चाहिए, है कि नहीं?
और यहाँ पे नीचे की ओर फोर्स क्या होगा, एम जी कॉस थीटा हो जाएगा, और ये इधर की ओर क्या हो गया, नॉर्मल फोर्स हो गया, इधर की ओर क्या हो गया, टेंशन फोर्स हो गया। अच्छा अब सोचने लायक बात ये है कि फ्रिक्शन किधर आएगा, है कि नहीं। अच्छा ये बताओ, क्या मैं मास की वैल्यू ऐसी रख सकता हूँ कि ये बॉडी ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर जाए? कभी भी नहीं हो सकता। ये बॉडी ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर सकती है क्या? क्या टेंशन बढ़ जाएगा और ये ऊपर की ओर एक्सेलरेट करने लगेगा, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। ये इस बॉडी पे अगर कोई फोर्स एक्सटर्नल हम लगा नहीं रहे ना, तो फिर ये टेंशन कभी भी बढ़ेगा नहीं कि ये इसके उसको ऊपर की ओर खींचने लगे, नो नेवर। तो पक्का ये बॉडी तो इधर नीचे की ओर एक्सेलरेट करना चाहेगी, और चाहेगी तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। अब मैक्सिमम एम पूछने का मतलब ये होता है, मैक्सिमम एम पूछने का मतलब ये होता है कि ये फ्रिक्शन वैल्यू अपनी लिमिटिंग तक आ गई है। कहां तक आ गई है? मैक्सिमम फ्रिक्शन तक आ गई है, ये कहने का मतलब है। तब ये एम की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अच्छा यहाँ पे स्मॉल एम नहीं लिखना भैया, ये क्या लिख लेना, कैपिटल एम, वरना सारे सवाल क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर टेंशन टी है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, टेंशन टी होना चाहिए, फाइन। अगर ये टेंशन टी है, इस बॉडी को आगे की ओर खींचना चाहेगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे की ओर लगेगा, दैट इज एफ, इसे डैश नाम दे दो, ठीक है, डैश नाम दे दिए। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या कर लेते हैं इसका, देखो एक्सीलरेशन कहीं भी है क्या, नहीं है ना। हम तो यही चाहते हैं ना कि बॉडी मूव ना करे, एक्सीलरेशन नहीं है। अगर एक्सीलरेशन नहीं है तो मैं क्या लिखूंगा, देखो इस वाले ब्लॉक के लिए देखते हैं, इसे नाम दे दिया चलो ए, इसे नाम दे दिया बी। तो फॉर ब्लॉक ए को छोड़ो, ब्लॉक बी को देखो। ब्लॉक बी के लिए लिख रहे हैं, ब्लॉक बी के लिए लिख रहे हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन पे लिख रहे हैं। परपेंडिकुलर टू द प्लेन पे लिखोगे तो क्या लिखोगे, नॉर्मल फोर्स इज इक्वल्स टू कैपिटल एम जी कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा पैरेलल डायरेक्शन पे क्या लिखोगे, पैरेलल डायरेक्शन पे लिखोगे एम जी साइन थीटा, या कर लो इधर से टी से लिख लो, चलो टी प्लस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा, है ना। कोई दिक्कत किसी को? चलो तो टेंशन को क्या लिख सकते हैं अपन, एम जी साइन थीटा माइनस ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, जबकि ये फ्रिक्शन फोर्स क्या होना चाहिए, लिमिटिंग केस होना चाहिए ना, लिमिटिंग केस होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ रही है ना, तब तो ये एम की वैल्यू मैक्सिमम में समझ में आएंगे अपने को। तो फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू इनटू नॉर्मल फोर्स, दैट इज कैपिटल एम जी कॉस थीटा। समझ में आती है बात। अगर ये लिमिटिंग वैल्यू नहीं होती ना, तो ये तो सीधे एम जी साइन थीटा के बराबर हो जाता। फ्रिक्शन फोर्स सब, अच्छा फ्रिक्शन फोर्स नहीं, टेंशन प्लस ये तो समथिंग कुछ और हो जाता, कुछ और हो जाता है, तब ये नहीं आता, ठीक है। हाँ अच्छा चलिए ये बात हो गई। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, यहाँ पे इसी इक्वेशन नंबर 1 ले लो। अच्छा अब बॉडी ए पे सोचते हैं, ए पे सोचते हैं। ए पे तो भैया देखो एक ही डायरेक्शन पे, अच्छा यहाँ पे इधर नॉर्मल आ गया, तो ये नीचे का फोर्स कितना है, एम जी, तो नॉर्मल तो एम जी है, फाइन। फिर से वही परपेंडिकुलर लिखना पड़ेगा क्या, परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे क्या लिखोगे, नॉर्मल इज इक्वल्स टू एम जी, और वैसे ही पैरेलल डायरेक्शन में क्या लिखोगे, पैरेलल डायरेक्शन में लिख दिया T विल बी इक्वल्स टू F डैश, दैट मींस F डैश की वैल्यू क्या होगी, F डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, म्यू एम जी। F डैश की वैल्यू क्या होगी, म्यू एम जी, फाइन। समझ में आ रही बात, यहाँ तक नहीं आ रही। ये भी तो मूव नहीं करेगा यार, ये भी मूव नहीं कर रहा है, तो F डैश भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। समझ में आना, चलो ठीक है, ये हो गया। अब देखो दोनों टेंशन को क्या कर लो, इक्वेट कर लो, और तुम्हारा आंसर तुम्हारे सामने हो गया। इक्वेट हो गया, नहीं हो गया? हाँ अरे कुछ भी नहीं बचा यार, अब तो इस सवाल में कुछ बचा ही नहीं है, इसे भी सॉल्व करूं क्या? लोग मतलब करवा के मानोगे यार, कुछ बचा हो तब ना सॉल्व करूं मैं इसे। इस टी की जगह मैंने ये रख लिया, म्यू एम जी लिख लिया, ठीक है, स्मॉल एम है, और इधर में क्या, अरे ये वाला देखो, ये एम जी साइन थीटा, फिर यहाँ पे गलती कर रहा हूँ, तुम बताना नहीं मुझे, कैपिटल एम, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कैपिटल एम जी साइन थीटा माइनस, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, माइनस म्यू कैपिटल एम जी कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा आगे से क्या कर सकते हैं अपन, ये कर लेते हैं काम कि जी को काट लिया, जी को काट लिया, जी को काट लिया, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या क्या बच गया, देखो म्यू स्मॉल एम इज इक्वल टू कैपिटल एम साइन थीटा माइनस म्यू कैपिटल एम
कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा इसमें से हम कैपिटल एम को निकाल लेते हैं बाहर। कैपिटल एम को निकाल लिया बाहर, चलो इसको इस साइड लिख देता हूँ ना। कैपिटल एम को निकाल लिया बाहर तो बचा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये बच गया। दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू इनटू स्मॉल एम। तो हमें क्या निकालना है, कैपिटल एम डिवाइडेड बाय स्मॉल एम, दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। समझ में आती है बात? ये हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। जो भी न्यूमेरिकल दिया होता तब तो और आसान हो जाता, न्यूमेरिकल दिया होता तो फिर न्यूमेरिकल वैल्यूज रख देते ना तो और आसान हो जाता। समझ में आ गई बात? क्लियर है पिक्चर? देखो कुछ नहीं था यार, यहाँ डायग्राम बनाया, यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन यूज कर लिया, यहाँ भी लिमिटिंग फ्रिक्शन यूज कर लिया, क्योंकि कोई भी एक अगर मूव कर गया तो भैया सिस्टम थोड़ी ना अपना इक्विलिब्रियम में रहेगा। दोनों ही सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहने के लिए दोनों में लिमिटिंग फ्रिक्शन लग जाएगा। समझ में आती है बात? चलो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 9 है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 तुम्हारे पास एचसीवी है तो पढ़ो, नहीं है तो क्या कर लो, पीडीएफ डाउनलोड कर लो। पीडीएफ डाउनलोड कर लो, वहां से क्वेश्चन नंबर देख लिया करो। तो वो क्वेश्चन मैंने अपने तरीके से तुम्हें लिख दिया है, बाकी वहां पे कुछ कुछ शब्दों में लिखा होगा, जो भी वो देख लेना, है ना। देखो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इस तरीके का कोई सिस्टम है, इसे मान लो, इसे मान लिया सी, इसे मान लिया ए, इसे मान लिया बी। ठीक है, ये ए और बी दोनों स्मॉल एम मास के हैं, सी कैपिटल एम मास का है। अगर सी पे कोई फोर्स एफ लगाया जा रहा है, क्या हो रहा है, सी पे कोई फोर्स एफ लगाया जा रहा है, तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड या रेंज ऑफ फोर्स पता करना है, जिसके लिए स्मॉल एम जो है कि मूव नहीं करेंगे विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम। ये सरफेस है और इन्होंने कहा हुआ है कि ये वाला सरफेस जो है ना, ये क्या है, स्मूथ है। अरे वाह, स्मूथ सुनते ही ना मतलब दिल को एकदम सुकून मिल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं आने वाला, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये वाले सरफेसेस जो है ना, इन दोनों ही सरफेस का फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है। ठीक है, इन दोनों सरफेस का फ्रिक्शन क्या दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है। अब हमें बताना है कि फोर्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी कि ये दोनों मास मूव ना करें, और फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी कि ये दोनों मास मूव ना करें। तो सबसे पहली बात, तुम्हें वो वाला याद है क्या, जब हम ऐसे वाले ये ब्लॉक रखते थे ना, ये स्मॉल एम होता था, ये कैपिटल एम होता था, इसे कितने एक्सीलरेशन से हम खींचे कि ये बॉडी अपनी जगह पे बनी रहे, ऐसा ही सवाल होता था। और मैंने ये भी बताया था कि अगर इसका एक्सीलरेशन बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे ना तो ये बॉडी जंप करके पीछे भी आ जाएगी। स्यूडो फोर्स का कुछ याद है, स्यूडो फोर्स में कुछ कुछ बातें की थी इस तरीके की, है ना। उसी से पता चल रहा है कि अगर मैं बाहर से एक फोर्स दूं तो ये बॉडी पूरे सिस्टम में एक एक्सीलरेशन जनरेट होगा। अगर पूरे सिस्टम में एक एक्सीलरेशन जनरेट हुआ है तो वो इन दोनों बॉडी को अपनी जगह पे मेंटेन भी रख सकता है, और अगर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो गया तो ये पीछे की ओर भाग जाएगा, ये भी हो सकता है। समझ में आ गई ना बात? तो एक फ्रिक्शन, एक फोर्स रेंज के लिए ये बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में रहेगी। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब कि मास m के साथ बना रहेगा, सेम कंडीशन में ये बॉडी मूव नहीं करेगा, ऐसा कंडीशन हमें पता करना है। ठीक है, तो हमें दो सिचुएशन के बारे में सोचना होगा। पहली बात तो ये, तो देखो पहला सिचुएशन मैं सोच रहा हूँ, मैं जिस तरीके से सोच पा रहा हूँ उसे तुम भी थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो। देखो ये बड़ा मास हो गया, ये छोटा वाला और ये छोटा वाला। ठीक है, अब देखो एक तो कंडीशन ये हो सकता है कि ये बॉडी नीचे की ओर जाए। अगर ये बॉडी नीचे की ओर जाना चाह रही है ना, इसका मतलब कि फोर्स हम लोग कम लगा रहे हैं। अगर फोर्स बहुत ज्यादा लगाएंगे तो ये तो पीछे की ओर मूव करने लगेगा, है ना। तो मिनिमम फोर्स की अगर मैं बात करूं, मिनिमम फोर्स की अगर बात करूं तो एक ऐसा कंडीशन होना चाहिए जिसमें ये मास, ये वाला मास ना नीचे की ओर जाना चाहे, वेलोसिटी इसकी नीचे की ओर होना चाहे, स्टार्ट होना चाहे, यानी कि ये बॉडी आगे की ओर जाना चाहे, तब ये फोर्स हमारे पास मिनिमम लग रहा होगा। चाह रहा है, मूव नहीं कर रहा है, चाह रहा है। ठीक है, ये केस हो गया। और दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस अगेन बस सोचो फटाफट, है ना। दूसरा केस क्या हो सकता है कि हमने इतना ज्यादा फोर्स दे दिया, इतना ज्यादा फोर्स दे दिया कि अब ये दोनों बॉडी ना पीछे की ओर जाना चाह रहे हैं, ये ऊपर की ओर जाना चाह रहे हैं, ये पीछे की ओर जाना चाह रहे हैं। तो ये एक कंडीशन पे हमें मैक्सिमम फोर्स का पता चल जाएगा, इस कंडीशन पे हमें मिनिमम फोर्स का पता चल जाएगा, और हमें रेंज भी पता चल जाएगा। मिनिमम और मैक्सिमम पता चल गया तो वही तो है रेंज, है ना। चलो तो हम लोग अभी एक कंडीशन पकड़ते हैं और ये वाले के बारे में सोचते हैं, इस वाले के बारे में, मिनिमम फोर्स के बारे में सोचते हैं। जरा देखो, आ जाओ, चलो देखते हैं। क्यों? अच्छा चलो अब देखो, ध्यान से देखना बिल्कुल। उसी बॉडी को मैं बना रहा हूँ,
यहाँ तो फ्रिक्शन नहीं है, इसमें बनाने कोई मतलब नहीं होता। ये कैपिटल एम है, ये वाला हो गया स्मॉल एम हो गया, ये इस तरीके से पुली पे गया और नीचे आया और यहाँ पे क्या आ गया, ये एक स्मॉल एम हो गया। फाइन, ठीक है। एक फोर्स लग रहा है बाहर से एफ वाला। अगर ये एफ वाला फोर्स लग रहा है तो ये टोटल सिस्टम एक एक्सीलरेशन ए से मूव कर रहा होगा ना, कोई दिक्कत? अगर ये सिस्टम ए से मूव कर रहा है तो ये वाला मास भी ए से मूव करेगा, ये वाला मास भी ए से मूव करेगा। बता दे रहा हूँ तुम्हें, आगे आगे ये सब यूज करना है। चलो अब मैंने क्या किया, देखो इस पे अगर मैं फोर्सेस बनाऊं, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसे ए नाम दिया था ना, इसे बी नाम दिया था। अच्छा, ए बॉडी और बी बॉडी का हम लोग क्या कर लेते हैं, डायग्राम बनाते हैं। तो बॉडी बी को बनाया, चलो मैंने क्या किया है, ये बॉडी बी को बनाया है। अगर बी को मैं बना रहा हूँ तो देखो इस पे फोर्सेस कैसे लग रहे होंगे, ये नीचे की ओर क्या लगेगा, mg लगेगा, ऊपर की ओर क्या लगेगा, टेंशन लगेगा। अब देखो हमने क्या कहा है कि ये फोर्स मिनिमम है। मिनिमम फोर्स होने का क्या मतलब हुआ कि ये बॉडी नीचे की ओर जाना चाह रही होगी, है ना। नीचे की ओर अगर बॉडी जाना चाह रही है, बॉडी नीचे की ओर जाना चाह रही है और इस बॉडी का एक्सीलरेशन देखो, इस बॉडी का एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में एक है। अरे भैया टोटल एक्सीलरेशन पूरी सिस्टम का इस डायरेक्शन में है ना। अब ये एक मूविंग फ्रेम हो गया है, क्या हो गया, ये मूविंग फ्रेम हो गया है। तो ये बॉडी भी एक्सीलरेट कर रही है। अगर ये बॉडी एक्सीलरेट कर रही है इट मींस दिस इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। मतलब कि अगर ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो हमें इस पे एक स्यूडो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन पे लगाना पड़ेगा। या तो ऐसे समझ लो, या तो फिर क्या कर लो, ये एक्सीलरेशन लिखे रहो और इस डायरेक्शन पे जब फोर्स को रिजॉल्व करोगे दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्स, सेकंड लॉ लगा लेना, या तो सेकंड लॉ लगा लेना या तो फिर स्यूडो फोर्स लगा लेना। अच्छा, पहली बात तो सोचो कि ये दोनों अगर सरफेस कांटेक्ट पे आएंगे कि नहीं, जब ऐसे आगे बढ़ाया जाएगा तो ये बॉडी इस पे कुछ नॉर्मल लगाएगी, ये बॉडी इस पे कुछ नॉर्मल लगाएगी। तो ऑब्वियसली अगर मैं स्मॉल एम की बात करूं तो इस पे कैपिटल एम इस तरीके से नॉर्मल फोर्स लगाएगा ना, है कि नहीं, लगाएगा नहीं लगाएगा, बहुत बढ़िया, ये लगाएगा। और पीछे की ओर फोर्स क्या है, पीछे की ओर फोर्स क्या है, ये इसकी वजह से जो स्यूडो फोर्स आएगा, है ना, इसका मास एम है, इसकी वजह से जो स्यूडो फोर्स आएगा एफ पी स्यूडो फोर्स। समझ में आ रही है? तो स्यूडो फोर्स विल बी इक्वल टू नॉर्मल फोर्स। फाइन। अब देखो ये नॉर्मल हो गया, ये बॉडी किधर की ओर मूव करना चाहिए, नीचे की ओर मूव करना चाहिए ना। मिनिमम में क्या है, ये बॉडी की वेलोसिटी नीचे की ओर जनरेट होना चाहिए। तो अगर ये नीचे की ओर जाना चाह रहा है तो ये बॉडी कैपिटल एम स्मॉल एम पे ऊपर की ओर फ्रिक्शन लगाएगा। क्या समझ में आती है बात, फ्रिक्शन ऊपर की ओर लगेगा, है ना। और ऊपर की ओर लगेगा और लिमिटिंग वाले केस लेंगे तब तो मिनिमम पता चलेगा यार, लिमिटिंग वाला केस लेंगे तब हमें मिनिमम पता चलेगा। समझ में आती है बात, यहाँ तक समझ में आती बात, क्लियर हो रही है? चलो अच्छा, नॉर्मल फोर्स निकाल लेते हैं। नॉर्मल फोर्स विल बी इक्वल्स टू स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन के बराबर हो गया। ठीक है, पता चल गया, ये तो पता चल गई बात। अच्छा, ये नॉर्मल के बारे में लिखिए। अब इसको परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में, कौन सा डायरेक्शन है, वर्टिकल डायरेक्शन पे लिखो जरा। ये टेंशन प्लस लिमिटिंग फ्रिक्शन दैट विल बी इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी। ठीक है। अच्छा, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू अपने को पता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, म्यू इनटू नॉर्मल, दैट मींस म्यू इनटू नॉर्मल इज एम ए, दैट इज इक्वल्स टू एम जी। तो यहां से टेंशन की वैल्यू आ गई म्यू एम ए प्लस एम जी। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। समझ में आ रही बात, क्लियर है नहीं क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलो अब मास 2 के बारे में डिस्कस करते हैं, मतलब कि मास ए के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मास ए मैंने ऐसे बना लिया, ये ए बना लिया, मास एम है। अच्छा, इस पे एक्सीलरेशन किधर की ओर है, ये सोल है, मतलब कि स्यूडो फोर्स किधर की ओर आएगा, इधर की ओर आएगा, ये स्यूडो फोर्स आ जाएगा। फाइन। और टेंशन हमारा लग रहा है इधर की ओर लग रहा है। और ये बॉडी का मोशन वेलोसिटी किधर होना चाहिए, इधर की ओर होना चाहिए ना। ये तो स्यूडो फोर्स वाला एक्सीलरेशन है यार, इस डायरेक्शन पे एक्सीलरेशन वो तो क्योंकि पूरा सिस्टम एक्सीलरेट कर रहा है इसलिए है। लेकिन अगर हमने माना कि ये बॉडी क्या की, अगर ये एफ मिनिमम है तो ये बॉडी नीचे की ओर जाना जाएगी। अगर नीचे की ओर जाना चाहिए तो ये इसे किस तरफ खींचेगी, आगे की ओर खींचेगी। तो इस बॉडी पे मोशन किधर की ओर आना चाह रहा है, आगे की ओर मोशन आना चाह रहा है, तो फ्रिक्शन किधर की ओर आएगा, अरे भाई फ्रिक्शन पीछे की ओर आएगा, म्यू एम। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? समझ में आती बात नहीं आती है? चलो ठीक है, यहाँ तक समझे। अगर हमने स्यूडो फोर्स ले लिया तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, मास इनटू एक्सीलरेशन के बराबर होगी। अब बताओ, क्या मैं ऐसे लिखूं कि फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ऐसे लिखूं या एफपी का यूज कर लूं? अब एफपी लिख लिया तो डायरेक्ट एफपी का यूज कर लो। समझ में आती बात? अब ये नहीं कर लेना कि एफपी का भी यूज कर लिया इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, सेकंड लॉ भी लगा दिया, 2 बार कर लोगे गोबर की तरह हो जाओगे। क्या हो जाएगा, गोबर हो जाएगा नहीं, ये एम में 2 बार आ जाएगा ना। समझ में आती है बात?
अरे भैया जब तुमने एक्सीलरेशन ये अब नॉन इनर्शियल फ्रेम से इनर्शियल फ्रेम पे जाने के लिए तुमने ये एफ पी लगा दिया ना, स्यूडो फोर्स तो लगा दिया। स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट समझते हो ना कि नॉन इनर्शियल फ्रेम, ये बॉडी क्योंकि एक्सीलरेट कर रही थी, टोटल सिस्टम एक्सीलरेट कर रहा था, तो ये बॉडी भी एक्सीलरेट कर रही थी, इसलिए हमने इस एक्सीलरेशन को रिमूव करने के लिए इनर्शियल फ्रेम पे जाने के लिए हमने ये स्यूडो फोर्स ले लिया है पहले। तो अब दोबारा से मास इनटू एक्सीलरेशन करने की जरूरत या सेकंड लॉ लगाने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, राइट साइड की फोर्सेस विल बी इक्वल टू लेफ्ट साइड के फोर्सेस, दैट इज इक्वल टू म्यू एन प्लस एम ए, मतलब कि स्यूडो फोर्स प्लस फ्रिक्शनल फोर्स। स्यूडो फोर्स कितना है, स्यूडो फोर्स कितना है, मास इनटू एक्सीलरेशन है, और फ्रिक्शनल फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू इनटू एन। अच्छा एन की वैल्यू क्या है ये तो हमें पता ही नहीं क्या, एन की वैल्यू के लिए देखो ये क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल फोर्स हो गया और नीचे की हो क्या है, mg फोर्स है। क्या एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में कुछ है, नहीं, दैट मींस नॉर्मल फोर्स विल बी इक्वल टू mg, फाइन। तो इसमें कोई सोचने की बात नहीं है, यहाँ पे लिख लो, और लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू इनटू एन, दैट इज म्यू इनटू m इनटू g। समझ में आती है बात, ठीक है ना? कोई गलती की है क्या आपने, कोई तो गलती हुई है, एक मिनट ना, अरे यार गलती नहीं है, गलती नहीं है, गलती है क्या, तो ये तो सही है, टेंशन इज इक्वल टू एम ए प्लस, ये तो सही है भाई, लेकिन तुमने बताया नहीं यहाँ पे, जब हम म्यू एम ए को इस साइड ले जा रहे थे तो म्यू एम ए भाई माइनस साइन के साथ आएगा ना, म्यू एम ए तो माइनस साइन के साथ आएगा, फाइन। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग क्या कर लेते हैं, इक्वेट कर लेते हैं, देखो दोनों टेंशन ही है ना, टेंशन को इक्वेट कर लो तो क्या हो गया, देखो मास 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 मास, सारे से मास को हटा लो यार, समझ में आती है बात की नहीं आती, सारे से मास को हटा दो, सब में मास सारे कैंसिल करना ही है एक स्टेप के बाद, हटा देते हैं पहले ही। तो मैंने क्या किया, म्यू इनटू ए प्लस जी विल बी इक्वल टू, ये देखो इस साइड पे लिख लिया मास को हटाकर, ये लिख लिया, दैट विल बी इक्वल टू ए प्लस म्यू जी। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही है बात? अच्छा तो चलो अब मुझे बताओ, एक्सीलरेशन हमें निकालना है, एक्सीलरेशन निकालते हैं। चलो ये ए इधर ले आओ, तो देखो क्या हो गया, ए कर लोगे अगर ये इस साइड आ गया तो ये हो गया माइनस साइन लगा लो, म्यू प्लस 1 हो गया, दैट विल बी इक्वल टू जी, अगर बाहर निकाल लिया तो ये म्यू हो गया और ये वाला माइनस 1 हो गया। समझ में आ रही बात, माइनस से मल्टीप्लाई करो, अब देखो यहाँ से इसको यहाँ पे लिख लो, यहाँ से इधर आ गए अपन, इधर की ओर आ रहे हैं, चलो माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया अगर मैंने, अरे यार चलो ए ही लिखना है अपन को, तो जी म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई म्यू प्लस 1, ये तो हो गया, प्लस साथ ही साथ एक माइनस साइन है ना, तो इस पे माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। समझ में आ गई बात, मतलब कि एक्सीलरेशन की वैल्यू हो गई g इंटू 1 माइनस म्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू, ये हो गया किस एक्सीलरेशन की वैल्यू, ये हो गई। तो फोर्स कैसे निकालोगे, फोर्स इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम मल्टीप्लाइड विद एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम। समझ में आ रहा है ना, फोर्स विल बी इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम मल्टीप्लाइड विद एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम। तो टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज कैपिटल M प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल m, है ना, मल्टीप्लाइड विद एक्सीलरेशन, ये हो जाएगा फोर्स, ये वाला एक्सीलरेशन यहाँ रखना है। समझ में आ गया, ये हमारा क्या आया, फोर्स मिनिमम मान लिया, ये कौन सा फोर्स आया, मिनिमम फोर्स आया है। आ रही बात समझ में, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे क्या हो गई थी, अरे भाई इंसान हो यहाँ होती रहती है, इसको उठा के इधर लाना था, हमने माइनस साइन नहीं लगा। अब क्लास में बैठे होते तो तुम बताते ना, सर 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 माइनस साइन छूट गया, माइनस साइन छूट गया। अब क्या है कि बोर्ड पे बराबर से दिखता भी नहीं क्या होता है, बोर्ड पे बराबर से दिखता भी नहीं, यहाँ पे ऐसे देखो तो ये बराबर से दिखता है, कुछ कुछ चीजें छूट जाती है ना। अब ये कॉपी में करो तो फटाफट दिख जाता है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, माफी चाहता हूँ इसके लिए, है ना। और ये समझ में आ गया, मिनिमम फोर्स हमने निकाल लिया। अच्छा ये वाली बात समझ में आई कि नहीं, अरे ये एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, पूरे सिस्टम पे लगा रहे हो ना, तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अब क्योंकि सारे के सारे का एक्सीलरेशन तो सेम है ना, तो सारे का मास सम करो, दैट विल बी इक्वल टू मल्टीप्लाई विद एक्सीलरेशन, दैट विल बी एक्सटर्नल फोर्स। तो ये मिनिमम एक्सीलरेशन, मिनिमम एक्सटर्नल फोर्स आ गया, जिसमें क्या होगा कि ये सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, या फिर कह लो कि ये मास इसके रेस्पेक्ट में मूव नहीं करेगा। ये मिनिमम हो गया। मैक्सिमम निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इस फोर्स को जस्ट अपोज, मैक्सिमम तुम्हारा होमवर्क है, मैं नहीं करता। समझ में आ रही बात, देखो ये अब इस बार जो हमने ये पहले अज्यूम किया था कि नीचे की ओर टेंड कर रहा है, जाना चाह रहा है। अब जब मैक्सिमम फोर्स लगाओगे तो ये पीछे की ओर जाना चाहेगा,
पीछे की ओर जाना चाहेगा मतलब ये वाला इधर की ओर मूव करेगा, ये वाला ऊपर की ओर मूव करेगा। अब ऊपर की ओर मूव कर रहा है मतलब फ्रिक्शन का डायरेक्शन नीचे आ जाएगा, इसमें फ्रिक्शन का डायरेक्शन इधर आ जाएगा। बस इतनी सी चेंजेस आनी है बस, और कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। समझ में आया? दोनों में ही फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ये एफएल नीचे की ओर आ जाएगा, ये वाला एफएल इधर की ओर आ जाएगा। बस उससे फिर इक्वेशन ले आना। इक्वेशन में भी क्या चेंजेस आएगा वो भी तुम्हें बता देता हूँ। एक्सीलरेशन विल बी इक्वल टू g into 1 plus mu डिवाइडेड बाय 1 minus mu। बस ये चेंजेस आने वाला है, कोई भी अंतर नहीं, कोई भी अंतर नहीं। समझ में आ रही बात? 1 plus mu डिवाइडेड बाय 1 minus mu ये हो जाएगा बस। ठीक है, तो वो ये इसको एज अ होमवर्क ले लो कि तुम्हें सेकंड वाला एक्सीलरेशन निकालना है। ठीक है, चलो आ जाओ, बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन समझ में आया? थोड़ा सा ये टिपिकल है, देखो तो ये लेंथी है, एक्चुअली टिपिकल नहीं लेंथी है, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को भी समझना इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। देखो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं और फिर कहा कि ये सारी चीज ना एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा है, मतलब कि ये टोटल बॉडी एक बॉडी बन गई, ये टोटल सिस्टम क्या है, इसको तुम एक बॉडी एज्यूम कर सकते हो। अभी किसी एक्सीलरेशन ए के साथ मूव कर रहा है, ऐसा कंडीशन मान रहे हैं। और फिर क्या, इसीलिए हमने क्या लिखा, फोर्स विल बी इक्वल टू m प्लस m मल्टीप्लाइड विद एक्सीलरेशन। समझ में आ रही बात? इसलिए हमने ऐसा लिखा है। ठीक है, अब फिर वही बात है, अब अपने को सोचना है कि मिनिमम फोर्स हो रहा होगा तब क्या हो रहा होगा, मैक्सिमम फोर्स हो रहा होगा तब क्या हो रहा होगा। एक कंडीशन ये हो सकती है कि नीचे जाना चाह रहा है लेकिन रुका हुआ फ्रिक्शन की वजह से, एक कंडीशन ये हो सकती है कि ये ऊपर जाना चाह रहा है लेकिन रुका हुआ फ्रिक्शन की वजह से। तो जब ये ऊपर जाना चाह रहा होगा फ्रिक्शन नीचे लगेगा, जब ये नीचे जाना चाह रहा होगा फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। बहुत ही सिंपल सी बात है यार, कोई बहुत ज्यादा सोचने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये सब सवाल अगर तुमने कभी किया नहीं है तो ऑब्वियसली तुम्हें कठिन लगने वाला है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 भी है, बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है, बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है, उसको भी बनाओ, बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है। ठीक है, चलो ओके, बहुत बढ़िया, मजा आया पढ़ के, आज की क्लास में तो बहुत मजा आया, क्यों? चलो बहुत बढ़िया। तो अच्छा है, अब क्या करो, सारे क्वेश्चंस रिवाइज करो। अगर तुमने आधी समझ में नहीं आया तो 2 बार 3 बार बनाओ, ऐसा नहीं होता है कि एक बार में सबको आ जाए। ठीक है, एक बार में सबको नहीं आता यार, एक बार में मतलब अगर तुम्हें समझ में आ गया ना, अच्छे कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें समझ में आ गया कि हाँ यार ऐसा है, वो अच्छी बात है। देखो समझ में आ गया ना अगर कॉन्सेप्ट, तो ऐसा ऐसा था, तो उतनी अच्छी बात है, उतनी अच्छी बात है। अब ये नहीं है कि जरूरी कि अगर तुम उसको फिर क्वेश्चन को बुक किताब का बंद करके बनाना शुरू करो तो फट से बन जाए, फिर कहीं ना कहीं फंसोगी। और वही तो मजा है यार, फिर फंसो, फिर उसे सॉल्व करो, फिर खोल के देखो, इसी में तो मजा लेना पड़ेगा ना। मजा लोगे जब तभी समझ में आएगी चीजें। और हर बार जिस बार तुम फंसोगे ना तो फिर उसमें कौन सी जगह पे जाके फंसे तो उसको जरा नोट डाउन कर लेना कि मैं ये चीज, ये कॉन्सेप्ट समझने में मैं फंस रहा था, तो ये कॉन्सेप्ट मेरे को ध्यान में रखना। समझ में आ रही बात? चलो बहुत बढ़िया। तो अब क्या करना है, अच्छा पढ़ाई लिखाई करो, बढ़िया से मस्ती करो और अपना भी ध्यान रखो, घर वालों का भी ध्यान रखो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थोड़ा सा लाइक वाइक हिट कर लिया करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, और फिर सब्सक्राइब तो तुमने कर रखा होगा ऑब्वियसली। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।